समस्त बिहार, समस्त बिहार, समस्त बिहार। मेरा नाम तन्नू यादव है। मैं भरौली के सिवान डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ। मैं एक विद्या कुलीन हूँ। मैं इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा में जिला में दूसरा स्थान प्राप्त की हूँ और मेरे कुल मार्क्स 469 हैं। गांव में इससे पहले अपने जमाने तक देखे हैं किसी को रैंक लाते हुए? नहीं। मैं सीवान बोल रहा हूँ। यूं तो बिहार में मेरी बहुत सारी पहचान है, बहुत सारे किस्से कहानियां आपने सुनी है, लेकिन मेरी नौजवान युवा पीढ़ी मेरी पहचान को बदल रही है। इस वर्ष बिहार इंटर परीक्षा में सीवान को हाथ लगे हैं बहुत सारे टॉपर्स और अब ये धरती इन्हीं बच्चों के नाम से जानी जा रही है। नमस्कार, मैं आपका बड़ा भाई अखिल स्वागत करता हूं हमारे अगले टॉपर इंटरव्यू में। सीवान में आया हुआ हूं और हम सीवान के गुठनी प्रखंड में हैं और गांव हो गया हमारा भरौली में। यहाँ से हमारी बहुत प्यारी बहन आज डिस्ट्रिक्ट रैंक 2 बनकर निकली हैं। तनु का सपना, तनु ने कैसे यहाँ तक की अपनी यात्रा को पूरा किया, अपने गांव में पहली रैंकर कैसे बनी, इनके साथ आज बैठे हुए हैं इनके कुछ दोस्त जो हुंकार 2027 के स्टूडेंट हैं। इनसे भी चर्चा करेंगे। साथ में माताजी बैठी हुई हैं, पिताजी बैठे हुए हैं और हुंकार 2031 के भी एक छोटे से स्टूडेंट साइड में बैठे हुए हैं। बिना देर करे यात्रा शुरू करते हैं। इस पूरे इंटरव्यू में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। आपके यदि कुछ सवाल रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, कोशिश करेंगे अगले टॉपर से उन्हें पूछ पाएँ। सबसे पहले आपके कितने मार्क्स आए तनु, और आपने किस सब्जेक्ट के अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है? मेरे टोटल मार्क्स 469 है एंड मेरे मतलब हिंदी और मैथ में इक्वल है 97 हाईएस्ट मार्क्स, और फिर केमिस्ट्री में 96 और फिजिक्स में 95, इंग्लिश में 84 और बायोलॉजी एडिशनल उसमें 75। एडिशनल के अंदर भी आप 75 लेके आए हो। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 469। 469। सबसे पहला सवाल है कि पिछले लगभग 24 घंटों में एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही होगी। बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर आ रहे होंगे, बहुत सारे पत्रकार आ रहे होंगे और तरह तरह के सवाल कर रहे होंगे। कैसा महसूस हो रहा है और उनके सवालों को किस तरह से डील कर रहे हो? मैं तो अच्छे से डील कर रही हूँ। और उनका एक ही सवाल कि आप कैसे पढ़े, तो मैं बोली कि विद्या कुल ही है जो मेरा नैया पार लगाया है। और फिर से अच्छी फीलिंग आ रही है। मम्मी को मतलब पिछली बार भी टॉपर वेरिफिकेशन में गए थे, मम्मी का था कि मम्मी नहीं जा पाई थी कहीं, तो मम्मी बोली थी कि मुझे भी तो कुछ चाहिए। मेरा भी हुआ। तो मैं बोली ठीक है, मैं अगली बार दिखलाऊंगी, सबको आएगा घर पे। अच्छा। तो मम्मी को इस बार भी अच्छी फीलिंग आ रही है क्योंकि सबको अब मम्मी के पास भी आ रहे हैं, इसलिए। तो मम्मी के सपने को पूरा करने के लिए, क्योंकि मम्मी कहीं नहीं जा पाई, तो आपने सारी प्रेस, सारी मीडिया, सारा विद्याकुल यहीं पर बुला लिया। मेरा मेन मोटो यही था, मम्मी को भी दिलाएंगे कि सब कुछ यहीं पर आ जाए मेरे घर पर। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, ये बताओ कि रैंकर बनने के लिए बहुत सारे बच्चों का प्रश्न होता है, कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि दीदी से पूछेगा कि उन्होंने रूटीन क्या फॉलो किया, कुछ स्पेशल रूटीन फॉलो किया जिसकी वजह से ये रैंक बनी? मैं तो स्पेशल रूटीन में से नहीं फॉलो करती थी, टारगेट फॉलो करती थी कि जितना टारगेट है पहले उसे कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट टारगेट पे मूव करो। लेकिन जैसे हुंकार का रूटीन था, मैं पूरा लाइव क्लास करती थी। 9 से 4 बजे तक हम लोग का रहता था। उसके बाद से थोड़ा खाना खा के रेस्ट करके उसके बाद से फिर रिवीजन करो। जिसका लाइव नोट्स बनाती थी उसका लिख के रिवीजन दोबारा करती थी, और जिसका बाद में नोट्स बनाती थी उसका मतलब नोट्स बनाते के टाइम ही रिवीजन कर देती, और फिर से DPP और क्विज वो करते थे। फिर वीकली रिवीजन करते थे कि फिर लाइव पोल होता था। उसमें लीडर बोर्ड बहुत मतलब लगता था, कभी कभी स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं आता था मेरा लीडर बोर्ड में नाम। तो फिर बहुत डर लगने लगा कि अब क्या ही होगा। पिछली बार तो बोले थे कि उससे भी ज़्यादा लाएंगे, लेकिन फिर 1-2 मंथ के बाद सब ठीक हो गया। 1-2 मंथ के बाद फिर धीरे धीरे लीडर बोर्ड में तो कम से कम नाम आने लगा, फिर कभी रैंक 1 भी आ जाता था। हाँ। अच्छा, आप सुपर 100 के भी स्टूडेंट रहे हो? यस सर। सुपर 100 में कैसे गए हुंकार से सुपर 100 में? टेस्ट भी थे सर, लोग को डेली फॉलो करती थी, तो जब सुपर 100 का टेस्ट था तो ये डर नहीं था कि क्या ही होगा। जब पढ़े हैं सर लोग पढ़ाए हैं तो फिर वही तो टेस्ट में भी तो वही डालेंगे। कुछ एडवांस क्वेश्चन भी थे, लेकिन जैसे शुभम सर का जो सब्जेक्ट है तो उसमें इंग्लिश का क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने सेल्फ नॉलेज से, जैसे शुभम सर बताया था टैकल करने के लिए कि जब नया क्वेश्चन है कैसे करो, तो सेल्फ नॉलेज से बनाया था, फिर सेलेक्ट हो गई। फिर सेलेक्ट हो गए? इंग्लिश में डर लग रहा था कि इंग्लिश की वजह से शायद सुपर 100 में नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे, लेकिन शुभम सर का टेक्निक काम कर गया उसमें। लेकिन नाम आ गया सुपर 100 के अंदर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि किस तरह की एजुकेशन बच्चे को ज़्यादा हेल्प करती है? एजुकेशन जिसमें रीलबाजी हो रही हो,
ना बिल्कुल, उसमें टाइम वेस्ट होता है क्योंकि हम अपने टीचर्स हमारे आइडियल होते हैं। जब हम उनको देखते भी हैं तो उनको मन करता है उनकी वीडियोस देखते रहें। तो अगर वही रील बनाएंगे तो हमारा भी ध्यान उधर ही रहेगा कि ये अच्छा ही है, सब फेमस ही हो रहे हैं तो हम भी ऐसा ही कुछ करते हैं। और फिर फेमस होने के क्रम में फिर पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अच्छा, एक सवाल और जो मुझसे बहुत सारी छोटी बहनें पूछती हैं कि लड़कियों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, घर का काम भी होता है। बहुत सारी बहनों के कॉल आते हैं कि भैया शाम को 7 से 8 ना कोई क्लास मत रखो, क्योंकि 7 से 8 मुझे घर का खाना बनाना होता है, काम करना होता है। घर की जिम्मेदारियों के बीच में और अपनी कामयाबी के बीच में किस तरीके से बैलेंस किया? उसका मैं पूरा क्रेडिट मम्मी को देना चाहूँगी। मैंने इंटरव्यू में बताया था कि ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है, सब वो प्रेशर देते हैं। मेरी कंबाइंड फैमिली, उसमें भी सब प्रेशर करते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ हैं। तो लेकिन मम्मी मुझे बोलती थी कि मुझे इंडिविजुअली तुमसे मतलब है। तो मम्मी काम नहीं करने देती थी, बोलती थी कि क्लास है तो बस क्लास करो, नो डिस्टर्बेंस। टेस्ट के दिन तो बिल्कुल भी काम नहीं करती थी। मैं अगर कुछ बोलूँ कि फ्री टाइम है थोड़ा हेल्प कर लो तो मम्मी बोलती टेस्ट में रिवीजन करो, लीडर बोर्ड में उस पर नहीं आती ना, तो इसमें लीडर बोर्ड में आना है तो तुम पढ़ाई करो जाकर। अच्छा, तो माँ जी आप भी लगातार फॉलो करते थे, जब बच्ची पढ़ रही होती थी तो आप लगातार देखते थे कि फ़ोन के अंदर क्या पढ़ाई हो रही है, किस तरह से टीचर पढ़ा रहे हैं, किन किन टेस्ट को बच्चा लगा रहा है? हाँ, देखते हैं। आपने देखे हैं तो मतलब आपका भी कुछ ना कुछ अनुभव रहा होगा, है ना? तो अपना अनुभव कुछ साझा करना चाहेंगे? ट्यूशन गए, पढ़ा नहीं। मम्मी भोजपुरी बोलती है। हाँ, भोजपुरी बोलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, भोजपुरी समझते हैं आप, भोजपुरी में बोलिए। हाँ, तो वही गए छूट देने की पढ़। हाँ, मम्मी काम बोलती करते हैं हैं कि तू जो हम पढ़। झेल लें वो मत तुम मन से। अच्छा, तो जो आपने चीज़ें देखी हैं उन चीज़ों से अलग आपने कहा कि आप पढ़ो लिखो, अपना नाम बनाओ। अब इन्होंने अपना आपका सपना पूरा कर दिया, ये सब पूरी प्रेस, पूरी मीडिया, पूरे विद्याकुल को यहीं खींच कर ले आए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लगेगा। अगला टारगेट क्या देना है इन्हें? अगला पढ़ी हैं। यूपीएससी करने के लिए कह रहे थे? नहीं, इंजीनियरिंग, बीटेक। करी हैं, हाँ, करा ली। कराएंगे। तो उसके लिए तो इन्हें बाहर जाना पड़ेगा, हो सकता है दिल्ली जाना पड़े, कहीं और अच्छे कॉलेज में जाना पड़े, भेज दीजिएगा? हाँ, जब आई गई तो भेज दी। मतलब डिसीजन होगा तो। हाँ, डिसीजन होगा तो भेज देंगे। अच्छा, इंजीनियरिंग क्यों बनना है? मेरा इंटरेस्ट मैथ में ही ज़्यादा है और मुझे जैसे फील्ड अच्छा लगता है कि अगर मतलब 3 साल का है, ज़्यादा उसमें हुआ नहीं, अगर होगा तो होगा, नहीं तो दूसरा कुछ होगा। यार बहुत सही क्लैरिटी है, बहुत सही क्लैरिटी क्योंकि है। और ज़्यादा समय कि अनलिमिटेड अटेम्प्ट होता है तो सोचते हैं कि करते रहें, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। इसलिए कि जल्दी से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए क्रम में भैया को कोऑपरेट करना है। भाई ये बहन डे वन से एक ही चीज़ कह रही है, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। डे वन से एक चीज़ कि मुझे फिनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, मुझे खुद कमाना है, खुद परिवार की हेल्प करनी है। इतनी ज़्यादा समझ होना, मैं बता रहा हूँ कि कहीं ना ये परिवार की वो वैल्यूज़ हैं जो परिवार लगातार इन्हें पोषित कर रहा है। अगर आपका परिवार आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो संभव ही नहीं है। आपके पास ऐसे शब्द भी हो सकते हैं, फिनेंशियल इंडिपेंडेंट होना, मुझे खुद कमाना है, मैं अपने परिवार को सहयोग करना चाहती हूँ। तो ये इनके परिवार की वो वैल्यूज़ हैं जो इनका परिवार इन्हें दिन रात सींच रहा है। और कहाँ से? सीवान के एक छोटे से गांव से। पूरे बिहार में समस्या है, बहनों को पढ़ने नहीं दिया जाता, और वहाँ पर एक परिवार लगातार अपनी बेटी को आगे कर रहा है कि चलो आगे बढ़ो, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो, तुम्हें अपने पैरों पर कुछ करना है। जैसे कि भैया के टाइम उतना नहीं था रिसोर्स, तो फिर भी पापा को ये नहीं था कि लड़के को नहीं पढ़ाया तो अब लड़की को क्या पढ़ाएंगे। पापा को था कि उसको नहीं कर पाए तो इसको जितना होगा उतना करेंगे। हाँ, और भैया भी मेरे वजह से इंडियन आर्मी ज्वाइन किए थे क्योंकि अभी आगे वो पढ़ सकते थे। वो मेरा 11 था तो बोले कि उनका हो गया सिलेक्शन, तो बोले तुम्हारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो तुम्हें आगे पता नहीं सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे बड़े पापा हमें सपोर्ट करते हैं, जो गोरखपुर वाले पापा हैं वो सपोर्ट करते हैं इकोनॉमिकली। तो फिर बोले कि अब आगे तक भी तो ज़्यादा खर्चा लगेगा, उनका भी खर्चा है, तो पता नहीं आगे मेरा क्या होगा, इसमें हुआ तो मैं जा रहा हूँ। तो फिर वो भी सब कुछ छोड़ के चले गए मेरे लिए। इस इंटरव्यू को बोलते हैं ना कि भैया मेरी जर्नी की स्केलेटन है और मैं बस उसको फिगर दे रही हूँ। सब वही सोच के रखते हैं क्या करना कब। भैया कभी मुझे पढ़ाया नहीं है बैठकर, लेकिन हमेशा गाइड कैसे उनको नहीं मिला है, मुझे मिल रहा है तो तुम्हें करना है फ्रीली। घर में भी सबको बोल के रखते हैं कि मतलब अभी कभी कभी ब्रेन वॉश किया जाता है, तो बोलते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है अभी, बाहर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उसे छोड़ दीजिए लोग मेरे भरोसे। मेरे को नहीं हुआ तो मैं उसको पूरा करा कर आऊँगा। अभी जब ये इंटरव्यू हम लोग स्टार्ट कर रहे थे उससे पहले इनके भाई से बात हुई। जम्मू में है, बहुत बहुत कम उम्र के युवा नौजवान है, और जम्मू के अंदर 21 साल के, पूरी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। आर्मी ने जो इंडियन आर्मी ने जो उन्हें गन दे रखी है वो गन हमें दिखा रहे थे, पूरा दिखाया। और इस तरह से पूरा परिवार देश की सेवा भी कर रहा है। और इस परिवार की जो नई पीढ़ी है
वो देश को बनाने के क्रम में भी मेहनत कर रही है। ठीक है, अब देखिए इनके साथ ना हमारे हुंकार 2027 के भी कुछ स्टूडेंट हैं जो अपनी दीदी से लगातार प्रेरणा पा रहे हैं। ठीक है, और अब इनके ऊपर क्या जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं इनसे जान लेते हैं। आपका शुभ नाम दीदी? पुनीता पटेल। पुनीता जी, अब दीदी ने डिस्ट्रिक्ट रैंक बनाई है तो आपके ऊपर तो प्रेशर बढ़ गया। यस सर। हाँ, यस सर। अब इस प्रेशर को कैसे पूरा कीजिएगा? हम भी सोच रहे हैं कि मतलब लेकर आएंगे हम भी, मतलब आप लोग को आना है। हम लोगों को आना है तो हम हर साल पक्का कर लें गाँव आने के लिए। यस सर। एक बार वैशाली में गांव मिला था, उसने भी ऐसे ही कहा था, लेकिन 2 साल हो गए अभी वहाँ जाना नहीं हुआ है। हाँ, नहीं सर, कोशिश पूरा करेंगे हम लोग। मेहनत पूरी करोगे ना? कैसा जा रहा है अभी जो एक्सपीरियंस जा रहा है? दीदी के कहने पे लिया था हुंकार बैच? दीदी ने सजेस्ट किया था? मैं उसको सजेस्ट की थी मैं आपको बताई थी कि बहुत सारे वहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बच्चे थे। तो ये लास्ट जब एग्ज़ाम था तो लिख रही थी तो सारे चले गए थे, ये लिख ही रही थी। फिर मैंने इनको देखा तो फिर मैं बोली ये कहानी बहुत अच्छी है जानने के लिए। इधर आओ, मेरे पास आ जाओ, इनकी कहानी आज थोड़ा सा इधर आ जाओ। अच्छा, ये हुंकार बैच से कैसे जुड़े, इनकी कहानी ये डिस्ट्रिक्ट रैंक तक कैसे पहुंची? स्टेट रैंक में भी सब मिला के 4-5 नंबर का फासला है दोस्त, है ना? हमारे लिए हमारा हर बच्चा स्टेट रैंक बनी है। इनकी कहानी सुनो जरा, ये अपने एग्जामिनेशन में क्या कर रही थी जिसकी वजह से इन्होंने बैच लिया हुंकार? जब मैं कंटिन्यू स्कूल नहीं जाती थी, पेपर के टाइम में मैं गई थी तो मैंने देखा इनको कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, लगभग 100 के करीब ही थे। तो सारे लोग चले गए, हम लोग भी वहाँ पे चले गए। ये लिख ही रही थी वहाँ पे बैठकर। एक और लड़की थी जो हुंकार से है तो वो भी लिख ही रही थी दोनों। तो फिर मैंने देखा कि सारे लोग चले गए, इनके क्लासमेट वगैरह सारे लोग, सर लोग बैठे थे और ये लोग लिख ही रही हैं। फिर बाहर कुछ लड़कियाँ थी तो बोली कि वो सब कहाँ से पढ़ी, इतना लिख रही हैं सब। तो फिर मैंने देखा, फिर मैं दीदी से पूछी कि कैसा गया पेपर, तो बोली सब हमारा सिलेबस कंप्लीट है, सारा वहीं आया था तो हम लोग पेपर। फिर मैंने इनसे बोला तो वो ये बोली कि चुपचाप ले लो, विद्याकुल का क्लास ले लो। तो फिर मैंने ले लिया, मैं कुछ भी नहीं सोची इधर कैसा है कैसा नहीं, दीदी ने बोला मैंने ले लिया उसी फिर आपने आगे सजेस्ट किया? हाँ, फिर मैंने अपने दोस्त को इनको बोला तो फिर इन लोगों ने भी लिया। तो अभी पढ़ाई अच्छी चल रही है आपकी? हाँ। अच्छा हुंकार, ये बताओ कि जब एग्ज़ाम दे रहे थे तो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम जिस दिन था आपका, उस दिन भी ऐसा ही हुआ था क्या? अभी फाइनल एग्ज़ाम जब बोर्ड के दे रहे थे तब ऐसा हुआ था कि बच्चे बाकी निकल गए थे लिख लिख के और तुम लास्ट तक लिख रहे थे? हाँ, सब लिख के बैठ जाते थे, है ना? हाँ सब लिख कर बैठ जाते थे। अब बोलते थे कि अब क्या ही करे, जो करना है वो कर लिए। और फिर से हम लोग लिखते रहते थे, मतलब और भी स्टूडेंट से तो जिनको नहीं आता था वो भी तो लास्ट तक लिखते ही रहते थे, सोच सोच के बना बना के। लेकिन हमारे क्लास का वही सेक्शन ही पड़ जाता है पूरा एक ही क्लास में, तो वो लोग लिख रहे थे, मैं भी लिख रही थी। फिर लास्ट में 5 मिनट रिविजन कर लेती हूँ क्या क्या लिखी हूँ, तो मैं लास्ट तक लिखी रहती हूँ। अच्छा, वो बच्चे जो 2027 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको नोट्स कैसे बनाने चाहिए, उसको लेके कोई एडवाइस देना चाहो, रूटीन कैसा रखना चाहिए, या जो भी एडवाइस आप देना चाहो कि वो आपसे प्रेरणा पा करके आगे बढ़े? फर्स्टली को तो नोट्स मुझे लगता है टीचर्स के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। जो बोलते हैं टीचर की क्लास में बनाओ, उनके क्लास में बनाना चाहिए, और जो बोलते हैं क्लास के बाद बनाओ, उनके क्लास के बाद बनाना, क्योंकि सबका स्टाइल अलग अलग है। तो जैसे क्लास में टीचर जैसे ले जाते हैं वैसे ही लेके जाएं, क्योंकि हम पहली बार एग्ज़ाम देने जाएंगे और सर को एक्सपीरियंस है पहले से ही, बहुत लोग को दिला चुके हैं। और एंड सेकेंड की जो टेस्ट होता है, चाहे वो डेली टेस्ट हो, वीकली टेस्ट हो, और या फिर जो सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, उसको सबको सीरियसली लेना है। कितना भी हो जाए लेकिन टेस्ट नहीं छोड़ना है, क्योंकि कभी लगता है ना कि इस बार डर लग रहा है, इस बार कम प्रैक्टिस है, टेस्ट नहीं देते हैं, लेकिन उस बार भी टेस्ट देना है, क्योंकि पता तो चले कि कितना डर लग रहा है, कहाँ तक है हमें और कितना छूट गया हमारा। इस डर की वजह से हम टेस्ट ही नहीं देते हैं कि हमारा छूट गया है तो कितना नंबर आएगा। तो नंबर तो बस हम ही देखते हैं, ये अच्छा है ऑनलाइन में कि नंबर सिर्फ अपना हम खुद देख रहे हैं, कोई जज नहीं करने वाला है। तो टेस्ट तो डेली रहे, मेरा टेस्ट से सबसे ज़्यादा 10th में भी जब मैं थी, ऑफलाइन टीचर पढ़ाते थे, सुहान सागर झा और मैम पढ़ाती थी, तो वो लोग भी टेस्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करते थे कि टेस्ट के डर से सब करते थे। ऑफलाइन में तो मतलब प्राइज़ दिया जाता है डेली टेस्ट वाइज, तो टेस्ट ही मुझे लगता है सारा इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन और लिख कर रिवीजन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे स्कूल के हमारे जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी टीचर है, बस 2 ही टीचर हैं, तो केमिस्ट्री वाले टीचर थे ना, वो भी एकदम विजय बाबा सर के टाइप के हैं। तो वो बोलते थे कि सारे गामा पर की धुन पे याद करो, 7 बार अगर कोई चीज़ याद कर लोगी तो भूलना इम्पॉसिबल है। कितनी अच्छी एडवाइस है। हाँ, वही बोलते थे कि अगर चाहत होगी तो तुम लोग कर ही लोगे। जैसे ऑर्गेनिक से विजय सर से लड़ते थे कि नहीं सर नहीं याद हो पा रहा, आप बोलते हैं कि ईजी है, आप टीचर इसलिए ईजी है, तो बोलते थे कि नहीं हो जाएगा। स्कूलर सर भी ये बोलते थे कि तुम
ट्राई किए हो सारे गामा पे कि बोल रहे हो कि नहीं होगा, तो सर वाले बोलते थे। और लास्ट में मैं बोलना चाहूँगी जैसे दिसंबर और जनवरी का टाइम होता है, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगलफुल होता है हर साल, क्योंकि अगर 9th में हो तो 10th का प्रेशर आने लगता है कि अब बोर्ड जाना है, 11th में तो 12th का आने लगता है, और जब 12th या 10th में होते हैं तो बोर्ड का एग्ज़ाम पास आ रहा होता है, और मेरा साथ ही मेरा हाथ पूरा फूल जाता है ठंडी में एग्ज़ाम के टाइम पे, तो वो भी बहुत प्रेशर होता है कि एग्ज़ाम के टाइम पर क्या होगा। तो लेकिन उस टाइम मेरे जो स्कूल के टीचर हैं, जब मैं स्कूल जाती हूँ तो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस स्कूल वाले टीचर ही देते हैं मुझे उस टाइम, क्योंकि प्रैक्टिकल जब मैं चेक कराने जाती हूँ तो बोलते हैं, ऐसे मैं जब गुजर रही होती तो बोलते हैं कि इसी का रैंक लगना है, इस बार इसी का रैंक लगना है, तो मुझे खुद में अंदर से होता है कि मुझे तो लग ही नहीं रहा है, ये लोग कैसे बोल रहे हैं, तो फिर वो लोग कॉन्फिडेंस, नहीं बेटा तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारी ही रैंक लगनी है। और प्रैक्टिकल में भी फुल मार्क्स ही मिले हैं, मार्क्स मिले हैं? तीनों में फुल पूरे मार्क्स दिए हैं भाई, ये बहुत अच्छी बात है, वरना स्कूल्स में प्रैक्टिकल में पता नहीं क्यों ना लैब बनवा रखी है ना कुछ है, नंबर ज़्यादा काट लिए हैं। इसके ऊपर आप लोग विचार कीजिएगा जो देख रहे हैं, साथ ही अगर शिक्षक इसे देख पा रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि एक बच्चे को यहाँ तक पहुँचाने में माता पिता, शिक्षक, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन सब शामिल हैं, परिवार में गार्जियंस हो गए, सोसाइटी होगी, समाज होगी, सबका हाथ होता है। और उद्देश्य हर व्यक्ति का यही होता है कि ये बच्चा अपने जीवन में आगे बढ़े और समाज में कुछ बदलाव लाए। इसी उद्देश्य के साथ हुंकार बैच बनाया था और ये कोशिश आज पूरी होती हुई दिख रही है। इस वर्ष का रिजल्ट जो आप लोगों ने दिया है उसके लिए एक बार फिर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मिस कर रहे हैं जैसे शुभम सर, परमेश्वर सर से तो एक भी बार नहीं मिल पाए, वहाँ पर भी नहीं मिल पाए। परमेश्वर सर इस बार आ रहे थे तो एक घटना उनके परिवार में कुछ घट गई, लेकिन बहुत जल्दी ना सम्मान समारोह होने वाला है। अप्रैल के पहले हफ्ते के अंदर सम्मान समारोह होगा, आपको उसकी जानकारी पूरी दे दी जाएगी। सारे टॉपर से मिलने के लिए ज़रूर आइएगा। सर की एक बात याद आती है, जैसे विद्याकुल के लिए जैसे वो हमेशा यही बोलते थे कि हम सिर्फ पढ़ाते नहीं, हम गढ़ते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो स्किल डेवलपमेंट हुआ है जस्ट विद्याकुल की वजह से। क्योंकि मैं सोचती पहले ब्लंट विटेड थी, मुझे किसी से मतलब किसी कैसे बोलना है हेजिटेशन होता था। फिर जब से आप लोग से पढ़ते पढ़ते किसी से कैसे बिहेव करना है, ये भी बहुत सारा इमोशनल सपोर्ट भी। स्किल डेवलपमेंट ये होता है कि क्वेश्चन टैकल कैसे करना है। जैसे एग्जाम से बाहर निकलते थे तो कुछ क्वेश्चन जैसे फिजिक्स के अंदर डीप क्वेश्चन पूछ दिया था, PYQ उतना नहीं था, तो सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और लोग भी थे तो वो लोग बोलते थे कि कहाँ से क्वेश्चन बना दिए, कहाँ से क्वेश्चन बना दिए। हम बोले क्वेश्चन तो हुंकार नोट से ही थे, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन ना बनाने की ही प्रैक्टिस करा दी गई थी कि हाँ बनाने की ही प्रैक्टिस कर लिए, तो अब क्वेश्चन कैसा भी आया तो हमारे लिए ये है कि हम तो ऐसे बनाए हैं क्वेश्चन, तो वो बहुत अच्छा था। जो क्वेश्चन बनाने की टेक्निक है, क्वेश्चन फ्रेम खुद कर लेंगे तो एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन पूछे। टॉपर वेरिफिकेशन में वो वाला क्या किस्सा बता रहे थे कि जो भी आता था कहता था वो चश्मे वाले सर को जानते हैं। हाँ, वो जैसे सौरभ सर को बोलते थे कि जैसे ऑफलाइन के भी टीचर हैं तो वो लोग बोलते थे कि ऑफलाइन में तो पढ़े हैं लेकिन फिजिक्स हार्ड लगती है न्यूमेरिकल की वजह से और डेरिवेशन की वजह से, तो बोलते थे कि मतलब कि जो लोग मतलब रेगुलर नहीं करते थे वो बोलते थे कि जो चश्मा पढ़ाते हैं, एक वाइट कलर का चश्मा लगाते हैं, उन्हीं से पढ़ रहे हैं। तो मैं बोली सौरभ सर, तो बोले शायद नाम तो वही है, विद्याकुल के टीचर है हिंदी मीडियम के। मैं बोली कि सौरभ सर ही हैं, तो बोले हाँ उनका नाम वही है, एक दो बार नोटिस किए हैं लेकिन वही पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सनराइज करके कुछ नाम था, कोचिंग था उनका ऑफलाइन। गया में क्या? हम लोग उतना डिस्ट्रिक्ट नहीं आता नहीं, गया से तो पर आर्ट्स के बच्चे आए थे, बांका में। अच्छा, तो कहने की बात ये है भाई, हमने अपने सारे बैचेस के बच्चों का ही रिजल्ट डिक्लेयर किया है। वाईटी के अंदर तो स्टेट रैंक 1 भी शायद बच्चा कहीं ना कहीं हमारे रैंक देखा होगा, बट बैचेस के अंदर यार हम लोग रियल मेहनत करते हैं और उस बच्चे के साथ में एक इमोशन बहुत अलग तरह का होता है, कनेक्ट बहुत अलग तरह का होता है। आप ये समझो कि बहुत बार ना वो बच्चा ऐसा लगता है कि माता पिता का हक बाद में है, हमारा अधिकार बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। मज़ा आ रहा है भाई, निकले हुए हैं पूरे बिहार के अंदर। दादाजी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है, और दादाजी से एक प्रश्न लेना तो बनता है, घर के सबसे बुजुर्ग हैं, घर के सबसे बड़े हैं। हाँ दादाजी, आपके पोती ने पूरे बिहार में आपका नाम रोशन किया है ना? सब मिला के 100-150 बच्चे हैं जिन्हें आज पूरा बिहार पहचान रहा है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं आता हूँ आपके पास उठ के। हाँ, बैठे रहिए आप। खुशी है। खुशी है? हाँ, खूब खुशी है। गांव में इससे पहले अपने जमाने तक देखे हैं किसी को रैंक लाते हुए? नहीं, आपके जमाने में भी कोई रैंक नहीं ले आया। हाँ? नहीं ले आया। आपके जमाने में भी कोई इतना अच्छा नहीं था पढ़ने में? कोई नहीं पढ़ा है। कोई नहीं पढ़ा है? वो मेरा 10 पास कर लिया, नौकरी के दौड़ने लगा। अच्छा, पास करके नौकरी के लिए दौड़ गए। हाँ, आगे नहीं पढ़े कोई। तो आपकी उम्र के जो बुजुर्ग हैं वो अब क्या बात कर रहे हैं 1-2 दिन से? एक दिन यही कह रहा है तार नाती टॉपर हो गए, जिला में लोग जान गए, जिला में लोग जान गए। हाँ, तो खुशी के बात है। तो फिर मिठाई विठाई खिलाई?
मिठाई तो खिलाई है हमको, अब आप लोग खाइए। नहीं, आपने के लिए पैसे मांगे, वो कह रही है दादाजी से 10,000 रुपये चाहिए। दिलाएगा, दिलाएंगे। तो ये था भाई हमारा परिवार। अब आप लोग इजाज़त दें, आज्ञा दें, बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। हज़ारों बच्चों का प्यार है, लाखों बच्चों की दुआएं हैं। कोशिश है कि हर बच्चे तक पहुंचा जाए, मिला जाए और उस प्यार को महसूस किया जाए जो प्यार हमेशा कैमरे पर हम लोग देखते हैं। हमसे जुड़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनस्टॉपेबल रिजल्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। रियल रिजल्ट आपको मिल रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ना कोई यूट्यूब का बच्चा है, ना कोई बच्चा ऐसा है जिसको हमने इधर उधर, है ना, कंप्लीट हुंकार बैच के स्टूडेंट है भाई। हुंकार ही बिहार बोर्ड का सबसे बड़ा रिजल्ट निकालता है। हुंकार इमोशन है और क्वालिटी है, मैं साथ में जोड़ देता हूँ। तो क्वालिटी से जुड़े रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगले गाँव में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जिस भी भाषा में आप मेरा प्रणाम देना चाहें। नमस्कार।